तो क्या कभी ऐसा कोई मौका आया कि जब आपकी एस्ट्रोलॉजी ने किसी पर्सन की लाइफ को इस तरह से अफेक्ट किया हो कि वो खुद भी सरप्राइज हो गया और आप भी सरप्राइज हो गए हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2026 में अगर कोई बहुत पैसा कमाना चाहता हो, खूब अमीर बनना चाहता हो, तो क्या ऐसी कोई रेमेडी है जो वो कर सकता है? 3 तरह की राशि होती है, ठीक है। पहला हम बात करते हैं सन साइन की, ठीक है। जिस मोमेंट आप इस दुनिया में आए उस मोमेंट एक आसमान का फोटो खींच लिया जाता है। हरिद्वार में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाएंगे तो आपके न जाने कितने मतलब पीढ़ियों से चली आ रही आपकी हिस्ट्री वहाँ पे रिकॉर्डेड होती है। इंडिया के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2026 कैसा होगा? अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो ऐसा बहुत कुछ है। कि क्या एस्ट्रोलॉजी से कोई ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल है हमारा चार्ट देख के, लेकिन उसे भी पॉसिबल किया जा सकता है? तो ये साल इनके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है, इन्हें हिम्मत बनाए रखनी है। और जैसे ही आपने कहा कि इन्हें कोई छेड़े ना वरना ये नहीं छोड़ते हैं, तो उससे मुझे सबसे पहले कंगना रनौट की याद है। शायद वो सेजिटेरियन है। तो उसके लिए मेरी फेवरेट प्रेयर है, जरूर सुननी चाहिए, वो होती है मांगलिक योग भी एक योग होता है जिसका मतलब होता है कि 75% जो लोग होते हैं ना वो मंगल ड्रिवन होते हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसी लड़की से उनकी शादी हो जाए जो मांगलिक नहीं है, जो उन मैम, जैसे अभी आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बताया कि इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है, तो क्या ये चीज़ भी आप अपने हॉरोस्कोप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं शादी के पहले ही? क्या ये एस्ट्रोलॉजी से संभव है कि ये व्यक्ति तो करेगा ही? नमस्ते नंदिनी जी, वेलकम टू द एस्ट्रो गुरु जी। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करने से पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं। बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे अपने बहुत सारे सवाल जानने के लिए और हमारे ऑडियंस के भी काफ़ी सवाल जानने के लिए। पर सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये आपका प्रोफेशन है या आपकी कॉलिंग है? ये प्रोफेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट ही बन गया, पर जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी में आता है तो वो कॉलिंग ही होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि व्हेन गॉड चूजेस यू, जब भगवान आपको चूज़ करते हैं तभी आप इस इंसान के रूप में किसी की मदद करने के लिए चुने जाते हैं। करेक्ट। और तभी जब आप किसी की मदद करते हैं तब आपका एक एस्ट्रोलॉजर होना सही साबित होता है या वर्थ इट होता है। जी। सो नंदिनी जी, आपने कैसे शुरू किया और पूरी जर्नी जो अभी तक की वो कैसी रही? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आ जाऊँगी, क्योंकि मैं पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर थी। और कॉर्पोरेट से एस्ट्रोलॉजी, अगर कोई मुझे जानता हो तो उससे बड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से आज और उसके भी पहले मैं एक साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो इस सारी चीज़ों ने, अब मुझे जब मैं कनेक्ट करती हूँ डॉट्स को, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों पहले साइंस था, फिर क्यों मैं कॉर्पोरेट्स में गई, और क्यों एंजल्स, और फिर टैरो, और फिर लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी, ये क्यों मेरी ज़िंदगी में आया। क्योंकि मैं आज जब किसी से बात करती हूँ, देखिए आज ज़माना जेन ज़ी का भी है, ठीक है? तो हमारे पास में सीनियर्स भी आते हैं, मिडल एज लोग भी आते हैं, मिलेनियल्स भी आते हैं और जेन ज़ी भी आते हैं। जब हम जेन ज़ी की बात करते हैं तो मिलेनियल्स तक तो चल जाता है, सब समझ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब मैं जेन ज़ीज़ के साथ बात करती हूँ तो जो लॉजिक्स विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी सुपरस्टिशन मैं उनको दे पाती हूँ, अब मुझे समझ आता है कि क्यों वहाँ से शुरू हुआ। बिकॉज़ समटाइम्स यू डोंट मेक द प्लान्स, समवन एल्स मेक्स द प्लान्स फॉर यू। करेक्ट। सो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने मल्टीपल चीज़ें भी की हुई है, एस्ट्रोलॉजी में भी फिर आप आई और एक लंबा समय हो गया है। तो क्या कभी ऐसा कोई मौका आया कि जब आपकी एस्ट्रोलॉजी ने किसी पर्सन की लाइफ को इस तरह से अफेक्ट किया हो कि वो खुद भी सरप्राइज़ हो गया और आप भी सरप्राइज़ हो गए हो? कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक्चुअली 2-3 छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। जैसे एक बार एक लेडी आई थी मेरे पास, वो अबॉर्ट कराने वाली थी क्योंकि उनका डिवोर्स होने वाला था। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि उनको ट्विन्स होने वाले हैं, और जेंडर तो मैं कभी नहीं बताती किसी को भी। जब ये बात मैंने उनको बताई, तो उन्होंने जब अपनी फैमिली में ये डिस्क्लोज़ किया, तो उनका डिवोर्स का जो डिसीजन था, वो कैंसल हो गया। क्योंकि जब फैमिली को पता चला कि ट्विन्स होने वाले हैं, तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए। दैट ऑब्वियसली सेव्ड अ फैमिली, दैट वाज़ अ बिग डील फॉर मी, मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन। करेक्ट। इसी तरह से मैंने एक क्लाइंट को बताया था कि उनके ऊपर थोड़ा खतरा मंडरा रहा था। मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि आपके घर के आस-पास में थोड़ा खतरा है, थोड़ा बच के रहिएगा, गोली चल सकती है। ओके। और उसी दिन शाम को उस पर्सन का कॉल आया, एंड ही सेड कि आपने बोला और ऐसा हो गया। एंड थैंक गॉड कि मैं सेफ रहा, क्योंकि आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, तो मैंने प्रिकॉशन ले लिया और मैं घर से बाहर नहीं निकला।
तो आई एम सेफ। ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे कई बार एस्ट्रोलॉजी एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह हेल्प करती है, सिर्फ प्रिडिक्शन ही नहीं, बहुत सारे पैटर्न्स भी बताती है। करेक्ट। तो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। जी। सो नंदिनी, जैसे हम फियर की बात भी कर रहे हैं, गाइडेंस की भी, मिलेनियल्स की, जेनजीज की, तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, टैरो कार्ड की तरफ जा रहे हैं। सो इसका रीज़न क्या है? फियर है या गाइडेंस है या फिर सिर्फ क्यूरियोसिटी है? देखिए, किसी के लिए फियर है, किसी के लिए गाइडेंस है और जी। किसी के लिए सच में क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आजकल सभी लोग सीखना चाहते हैं, दैट्स Correct. वेरी गुड। और ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोग पहले सिर्फ डरते थे, पहले एस्ट्रोलॉजी को एक डर के रूप में देखा जाता था। आज की जनरेशन उसे एक टूल के रूप में भी देखती है करेक्ट। और एक्चुअली देखना भी चाहिए। तो अगर गाइडेंस लेने के लिए कोई आता है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा टूल नहीं हो सकता। डर की तरह देखते हैं तो बहुत गलत बात है, डर नहीं होना चाहिए। और क्यूरियोसिटी है तो बहुत अच्छी बात है, पर हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस। तो लोग जब मेरे पास आते हैं तो मोस्टली वो डरे हुए होते हैं। जी। तो सबसे पहले उनका डर दूर करती हूँ, फिर उनको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, लॉजिक समझाती हूँ बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, और फिर उनको गाइडेंस देती हूँ कि दिस इज हाउ यू शुड प्रोबेबली प्रोसीड इन योर लाइफ। करेक्ट। सो नंदिनी जी, जैसे हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल जो मुझे भी पर्सनली और काफ़ी लोगों को परेशान करता है कि राशि कैसे पता करें? कोई बोलता है ये सूर्य राशि है, ये चंद्र राशि है, ये जन्म नाम की राशि है, ये असली नाम की राशि है। तो राशि होती कैसे और कौन-सी राशि देखी जानी चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि 3 तरह की राशि होती है, जी। ठीक है? पहला हम बात करते हैं सन साइन की, ठीक है? सन साइन का मतलब होता है, आप जैसे जानते हो कि 12 मंथ्स होता है, ठीक है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर। तो जब हम बात करते हैं कि सन जब एंटर करता है एक नई एक्सिस में, ठीक है? जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्रीज एंटर किया, तो जब वो एक्सिस में एंटर करता है, वो पूरा 1 मंथ उस राशि में रहता है, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं सन साइन, ठीक है? सन जब भी किसी चीज़ जब भी किसी राशि में एंटर करेगा, तो वो लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हम संक्रांति मनाते हैं, ठीक जी। है? तो संक्रांति में 14th जनवरी फिक्स्ड होता है, ठीक है? कि 14 जनवरी मतलब सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। तो हर बार जब वो नई राशि में एंटर करता है, तो राशि बदल जाती है, ठीक है? उसे हम कहते हैं सन साइन, और वो होती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन के बेसिस पे ही प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम बात कर रहे हैं मून साइन की या फिर लग्न की। अब अगर आप अपना हॉरोस्कोप ओपन करते हैं, जिसे हम लग्न चार्ट या नेटल चार्ट कहते हैं। लग्न चार्ट या नेटल चार्ट क्या होता है? जिस दिन भी आप इस दुनिया में आते हैं, तो जिस मोमेंट आप इस दुनिया में आए, उस मोमेंट एक आसमान का फोटो खींच लिया जाता है, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर आपका एक लग्न चार्ट बना देगा। उस लग्न का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब ये बच्चा इस धरती पे आया, तो उस समय कौन सा ग्रह कहाँ बैठा था। ओके। उसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि उस बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है, ठीक है? अब उस लग्न चार्ट में जब हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं, तो फर्स्ट हाउस में जो राशि या नंबर होता है, वो उसका लग्न होता है, जी। ठीक है? जैसे किसी के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर का मतलब होता है कि उस बच्चे की राशि लग्न यानी कि असेंडेंट वृषभ है, ठीक है? ये होता है लग्न, ठीक है? मैंने सूर्य राशि आपको बता दिया, सन जी। साइन जो हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है? वो वेस्टर्न कल्चर में कंसिडर की जाती है। हम उसे क्यों कंसिडर नहीं करते? क्योंकि वो एक पूरा महीना होता है, ठीक है? जी। और जबकि हम अगर लग्न की बात करें, तो लग्न आपकी पर्सनालिटी का 80% एक्सप्रेशन होता है, ओके। ठीक है? मैं सिर्फ लग्न सुनने मात्र से बता सकती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं मून साइन की। तो मून साइन बेसिकली वो होता है जिस हाउस में आपका मून बैठा होता है। अब कभी-कभी मून फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, तो यानी कि किसी के चार्ट में 7 लिखा है। फर्स्ट हाउस में यानी कि वो असेंडेंट 7 है, और वहीं पे बाय चांस मून भी लिखा है। तो यानी कि उसका असेंडेंट भी लिब्रा हो गया और मून साइन भी लिब्रा हो गया। लेकिन अगर उसका 7 नंबर फर्स्ट हाउस में है और मान लीजिए 9 नंबर 7 8 9 थर्ड हाउस में, ठीक है? और वहाँ पे मून लिखा है, तो इसका मतलब कि उस पर्सन का जो मून साइन है यानी कि राशि है, वो है 9 नंबर सेजिटेरियस, ठीक है? लेकिन अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कौन सी वाली प्रिडिक्शन सही है, ठीक है? एग्जैक्टली।
हमें अपना असेंडेंट की प्रेडिक्शन सुननी चाहिए या हमें अपने ज़ोडिएक की प्रेडिक्शन सुननी चाहिए, तो हमें दोनों की सुननी चाहिए। ओके। ठीक है? क्योंकि आपको असेंडेंट के हिसाब से जो बताया जाता है, वो भी सही होता है और कभी-कभी आपका ज़ोडिएक के साथ मैच हो जाता है, तो आपको जी। दोनों सुन लेना चाहिए। सन साइन हमारी वैदिक इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता। सो नंदिनी जी, जैसे मेरा बर्थ डेट है 4 सितंबर, सो उसके अकॉर्डिंग मैं वर्गो रहूँगी या मैं मेरे नाम के अकॉर्डिंग टॉरस रहूँगी? मेरा साइन क्या होगा? देखिए, जैसे कि आपने वर्गो बताया, तो वर्गो आपने किससे बताया मुझे? सन साइन, हाँ। है ना? तो आप वो भी हो, आप तीनों हो। ओके। आप वर्गो भी हो, आप टॉरस भी हो और आपका जो असेंडेंट है आप वो भी हो। जी। ठीक है? तीनों ही चीज़ें आपकी हैं, लेकिन अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें क्योंकि फॉरेन में कई सारे वेस्टर्न कल्चर के ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सन साइन की बात बताते हैं, तो इफ दे मेंशन कि हम सन साइन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तब आप वो सुनिए जो आपका वर्गो है। ठीक है? लेकिन जब आप किसी इंडियन एस्ट्रोलॉजर को सुन रहे हैं या जब आप हॉरोस्कोप दिखवा रहे हैं, तो उस समय आपका असेंडेंट और आपकी जो मून साइन है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी, राशि चेक करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है? जी। और जैसे हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी से कुछ भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है? कि आपकी डेथ भी, आपका पिछला जन्म भी, क्या हर तरह के प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं? यस, सब कुछ, सब कुछ। मतलब जैसे आपका केतु 12th हाउस में है, ठीक है? तो जो कि है भी। तो केतु 12th हाउस में हमें ये बताता है कि आपका पिछला जन्म कहाँ खत्म हुआ था, आने इस जन्म में क्या होगा और आने वाला जन्म कैसा होगा, ठीक है? जैसे 12th हाउस केतु की बात बोलते हैं। तो ये तब होता है जब इस इंसान ने 84 लाख योनियाँ भुगत ली। इसने अपनी ज़िंदगी के सारे सुख, सारे दुःख भुगत लिए। केतु 12th हाउस वाले जो लोग होते हैं, उनकी खास पर्सनैलिटी होती है। उनका एक स्पेशल ऑरा होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से अब मुक्त हो चुके होते हैं और ये उनका मोक्ष का जन्म है, ठीक है? तो इस तरह मतलब जब हमें अब देखिए ये किसी ने देखा तो नहीं है, कोई डेथ के बाद वाले एक्सपीरियंसेस का किसी के होते नहीं है, ठीक है? जो बोलते हैं वो तो वही जाने। लेकिन अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकती? आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा है क्योंकि डेथ भी यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊँ हरिद्वार में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाएँगे तो आपके न जाने कितने मतलब पीढ़ियों से चली आ रही आपकी हिस्ट्री वहाँ पे रिकॉर्डेड होती है। ओह! तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है एंड सिर्फ इस वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि इस वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड से कॉस्मिक वर्ल्ड को डिकोड करने में हमें हेल्प करती है क्योंकि हमें वो पैटर्न्स पता चल जाते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं। जी। सो जैसे हम जन्मों की बात कर रहे हैं कि हमारा पिछला जन्म ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये तो हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किसी इंसान को बहुत बेहतर कर सकती है अगर वो रेमेडीज़ करे, सब करे। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम किसी इंसान से कहें कि आपका पिछला जन्म बहुत अच्छा था, आप साधु थे इस तरह से, तो वो इस जन्म में उसका घमंड लेके बैठ जाए कि मैंने तो पिछले अच्छे कर्म कर लिए, अब मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। क्या ऐसा भी होता है? कर सकता है, कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके इस जन्म की कर्मा भी तो ज़रूरी है ना। करेक्ट। तो अगर वो पिछले जन्म को अगर किसी ने आपको बता दिया मान लीजिए और आप उससे रिलेट कर पाए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही चूज़ करना चाहिए कि जिसकी बात को सुन के आप रिलेट कर पाएँ। जी। आपकी लाइफ़ के कुछ इंसिडेंट्स उससे कनेक्ट हो गए, जो उसने कहा वैसा ही आपकी लाइफ़ में हुआ, तो वो आपके साथ कनेक्टेड है और अगर अब वो आपको गाइडेंस दे रहा है किसी तरह से, तो आप सही रास्ते पे उसकी बात को मान के जा सकते हैं और अगर आप ऐसे में ईगो रखेंगे, तो आप अपना कर्मा खराब करेंगे। करेक्ट। और जैसे हम प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि 2026 के जो प्रेडिक्शंस जब शुरू हुआ था, तो काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, पंडित्स ने प्रेडिक्शंस दिए थे। तो क्या ये जो ईयरली प्रेडिक्शंस होते हैं, ये सच में रिलायबल होते हैं? अ, होते हैं, इसीलिए होते हैं बिकॉज़ जब-जब प्लैनेटरी शिफ्ट्स आते हैं, ठीक है? जी। या अगर हम न्यूमरोलॉजी की भी बात करें, एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें, तो जभी भी कोई प्लैनेट ट्रांज़िट लेता है, तो उसका इन्फ्लुएंस आता है। अदरवाइज़ ऐसा कैसे होता कि किसी साल तो लव लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है और जी। किसी साल लव लाइफ़ बहुत डिस्टर्ब हो गई और जब आप मेरे पास आए और मैंने आपसे कहा कि आपकी तो लव लाइफ़ अच्छी चल रही है या खराब चल रही है, तो वो एस्ट्रोलॉजी ही है जो हमें बताती है कि इस प्लैनेट के शिफ्ट होने से ये बेनिफिट हुआ है और इस प्लैनेट के शिफ्ट होने से ये नुकसान हुआ होगा। तो वो करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, हेल्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी। और जैसे हम ईयरली प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि चीज़ें प्रेडिक्ट की जा सकती है। लेकिन ये हम किसी इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं। क्या हम अपनी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2026 कैसा होगा? हाँ। क्या होता है कि 2026 को जब आप टोटल करोगे, जी। तो एट द एंड 1 आएगा इन टोटल, ठीक है? ओके। 6 + 2 + 4
6 + 4 10, ठीक है, सो 1 इन टोटल। तो अगर हम इसका मूलांक निकालेंगे तो वो 1 निकलता है। अब जब हम 1 नंबर की बात करते हैं जी तो 1 नंबर आप जानते हो कि पूरी न्यूमरोलॉजी में एकदम स्टार्टिंग है, ठीक जी है, 1 से लेकर 1 से ही शुरुआत होती है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से अपनी कंट्री का या शायद वर्ल्ड के भी बारे में बात करें तो 2026 इज अ बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो ऐसा बहुत कुछ है जो नया शुरू होगा। अब नया जब शुरू होता है तो कुछ खत्म भी तो होता है, करेक्ट ठीक है। तो कई लोग जाएंगे और कई नए लोग उनकी जगह लेंगे, लेकिन इज इट ऑल बिकॉज ऑफ लक? लक तो है, पर हार्ड वर्क के बाद वाला लक। करेक्ट मतलब ये राजा का साल है तो हमें सारे पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू द किंग ही रखने पड़ेंगे। राजा अगर खुद किसी का इंटरव्यू लेगा तो वो ऐसे वैसे का तो अलाउ नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक सही है। बात है। तो जो बहुत स्पेसिफिक है, सही है और जिसको आता है वही चलेगा। जी हमारी कंट्री में बहुत सारे मेजर चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे अभी आपने पिछले कुछ समय पहले सुना था कि गोल्ड में और सिल्वर में चेंजेस हुए थे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपने पूछा था ना कि प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। जी जुपिटर जब 3rd राशि में एंटर हुआ, जेमिनी में, अभी जुपिटर 3 नंबर राशि में यानी कि जेमिनी में, मिथुन राशि में चल रहा है, ठीक है। इसके होने की वजह से अब ये किसी के तो 9th हाउस में गया, किसी के तो 10th हाउस में गया, किसी के 11th हाउस में गया, तो हर किसी की जिंदगी पे इसका अलग असर हुआ, ठीक है। किसी की लाइफ में अब जैसे एक क्लाइंट आई मेरे पास में, उनका जुपिटर 4th हाउस में 3 नंबर की राशि में गया। 4th हाउस मतलब आपका अपना घर। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा सोना खो गया है, क्योंकि जब से जुपिटर तीसरी राशि में एंटर हुआ है तब से कई लोगों का सोना या तो खोया है या चोरी हुआ है। ये कैसे हुआ? जुपिटर और मरकरी, मरकरी मतलब बुध ग्रह, ठीक है, 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो ओनर हैं, जो लॉर्ड हैं, वो है बुध ग्रह, जी ठीक है। बुध और गुरु सौतेले पिता पुत्र हैं, ओके ठीक है। इसके पीछे एक कहानी है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ जी जी आपको जी कि जो बृहस्पति हैं, उनकी पत्नी तारा देवी जब अपने पति से बोर होके चली गई थी, ठीक है, तो वो चली गई थी मून के पास में, चंद्रमा के पास में, ठीक जी है। चंद्रमा और तारा देवी के संबंध बन गए और गुरु जो है वो फंक्शनली नहीं थे, क्योंकि वो 5 ग्रह चलाते हैं, 5 हाउसेस हमारे जो हैं हॉरोस्कोप के, वो देखते हैं, ठीक है। 2nd हाउस, 5th हाउस, ऐसे करके बहुत सारी चीजों को संभालते हैं। अब अगर बृहस्पति ही फंक्शनल नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा था ब्रह्मांड में। जी इस वजह से सभी लोगों ने तारा देवी को मनाया। जब तारा देवी बृहस्पति के पास वापस आई तो वो प्रेग्नेंट थी, ओके ठीक है, और वो बच्चा था मून का। जी इसी वजह से अब वो नाजायज है, लेकिन पिता तो है वो, सही ठीक बात है। तो बुध जो है वो उनके नाजायज औलाद है, ओके ठीक है। लेकिन क्योंकि वो नाजायज है तो बृहस्पति ने उनको श्राप दिया था और इस वजह से वो मतलब वो नपुंसक है, ओके ठीक है। अब इसकी वजह से जब भी कभी जुपिटर तीसरी राशि में एंटर करते हैं, जुपिटर मतलब क्या? स्वर्ण, जी सोना, ठीक है। तो सोना उस इंसान का चोरी हो जाता है या सोना गुम जाता है, ठीक है। और अगर वो 4th हाउस में था तो घर में ही चोरी हुआ, अगर वो 9th हाउस में है तो वो कहीं बाहर गुम हो जाएगा और मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह हम प्रिडिक्ट करते हैं। जी इसी से एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या एस्ट्रोलॉजी से कोई ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल है हमारा चार्ट देख के, लेकिन उसे भी पॉसिबल किया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने मुझे बताया कि मैं बिजनेस नहीं कर सकती, लेकिन क्या मैं कोई रेमेडी कर लूँ तो ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं बिजनेस कर पाऊँ? क्या ऐसा संभव है? हाँ, अगर आप रेमेडीज करते हो तो देखो फिर ऐसा होगा कि आपका मरकरी, जैसे मैंने आपको बताया कि 9th हाउस में, ठीक है। जी लेकिन अगर वो अच्छी पोजीशन में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, ठीक है, तो फिर आपको मैं सजेशंस दे सकती हूँ कि आप रेमेडी कर लो। एटलीस्ट आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल जीरो तो नहीं जाएगा, जी ठीक है। कभी ठीक चलेगा, कभी थोड़ा सा अच्छा ज्यादा चल जाएगा। किसी साल में आपका मरकरी मान लीजिए उच्च का बैठ गया, 2nd हाउस में आके बैठ जी गया, ठीक है। ये बैठ गया मतलब ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि कुंडली तो फिक्स होती है ना, ठीक है। तो कुंडली फिक्स होती है, लग्न चार्ट फिक्स होता है, लेकिन प्लैनेट्स तो घूम रहे हैं घूम रहे हैं ब्रह्मांड में और हमारी बॉडी में भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो हम कैसे बता पाते हैं कि इस इंसान को इस समय पैरों में प्रॉब्लम हुई होगी, इस समय पेट दुख रहा होगा, इस समय सिर में दिक्कत आएगी, इसको ये बीमारी है? क्योंकि प्लैनेट्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ट्रांजिट देखते हैं, ठीक है, या हम उसका वर्षफल निकालते हैं। जी तो इसके बेसिस पे अगर मुझे पता चला कि इस साल आपके लिए बिजनेस करना अच्छा हो सकता है, भले ही आपका मरकरी अच्छा नहीं है, तो मैं आपको रेमेडी करवा दूंगी। आप उस रेमेडी को करिए तो आपका बिजनेस चलने लग सकता है। जी
और नंदिनी जी, कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जो लिखा होता है वही होता है, जो होना होगा वही होगा। और उसके कंपैरिजन में जब मैं अभी आपको सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल इससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो क्या सच में ऐसा है, या वो लोग सही हैं, या एस्ट्रोलॉजी सही है, या ये बैलेंस है? देखिए अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक जी। है, तो आपको उस बैलेंस को बना के चलना पड़ेगा। जो एस्ट्रोलॉजी एक टूल की तरह अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है। जो होना है वो तो होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके बारे में जान लें, उस पैटर्न को समझ लें और उसके बेसिस पे हम जो नेसेसरी रेमेडी है उसे कर लें, तो हमारी लाइफ सही तरीके से मैनेज हो सकती है। जैसे आपको जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, जी। वेदर फोरकास्ट आपको बता देता है कि आज बहुत बारिश आने वाली है, तो आप छाता लेके चले जाओ, रेनकोट पहन के चले जाओ, टू व्हीलर की जगह फोर व्हीलर से चले जाओ, आप बच जाओगे ना। करेक्ट। एग्जैक्टली यही एस्ट्रोलॉजी करती है। ओके। सो नंदिनी जी, मैं चाहती हूँ कि अगले कुछ सवालों पे पहुंचने से पहले हम सारी ज़ोडिएक साइंस का एक क्विक प्रेडिक्शन जान लें। तो एरिस से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप हैं एरीज, तो आप हैं एक नेचुरल लीडर, आप हैं बहुत फेरोशियस, आप हैं बहुत नॉलेजेबल और बहुत एक्टिव, जी। ठीक है। कई बार आपको लोग समझ पाते हैं, कई बार लोग आपको बहुत गलत भी समझ लेते हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। 2026 इस बार आपको बहुत ज्यादा ग्राइंड करने वाला है, ठीक है। 2026 ये ग्राइंडिंग प्रोसेस आगे ले जाकर आपको बहुत कुछ देने वाला है। इसीलिए इस साल को आपको जिस भी तरह से आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, आप करिए। लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद जब आप पलट के देखेंगे 2026 को, तो आपको पता चलेगा कि ये साल आपके लिए बड़ा खास था। जी। इसीलिए बकल अप, रेडी हो जाइए और चमकिए। जी। चलिए, सेकंड ज़ोडिएक साइन टॉरस की बात करते हैं। अगर आप हैं टॉरस वाले, तो टॉरस वाले होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, बहुत लॉयल, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है शुक्र की एनर्जी। तो ये साल इनके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। इन्हें हिम्मत बनाए रखनी है, इन्हें अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये साल इनके लिए बहुत कुछ नया ज़रूर लेकर आ रहा है और इनके लिए कई सारी नई शुरुआत हो सकती है कई चीज़ों में, ठीक है। इनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी, और अगर ये कोशिश करेंगे, नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं, और जो नए आइडियाज़ इन्हें आएंगे वो इन्हें आगे जाके बहुत मदद करेंगे जी। 2026 को खास बनाने में। अमेजिंग। जी, नंदिनी जी, थर्ड ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं। जेमिनी के क्या प्रेडिक्शंस? सो अगर आपका ज़ोडिएक जेमिनी है, तो आप मरकरी से ड्रिवन होते हैं। फास्ट माइंडसेट, आपका माइंड कभी रेस्ट नहीं करता, आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं और आपका माइंड हमेशा आपको नए-नए आइडियाज़ देता रहता है। तो इस साल आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रेन है, आपको उसे एग्ज़ॉस्ट नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। जी। दूसरा, 2026 आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ ला सकता है, पावरफुल रीसेट्स हो सकते हैं आपके लिए, तो आप इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कीजिए। सही डायरेक्शन में सोचिए, फोकस को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, और अगर आप सही डायरेक्शन में अपने अपॉर्चुनिटीज को ले जाते हैं, तो डेफिनेटली ये साल आपको बहुत सारा कुछ दे सकता है। मैम, अगर कैंसर के ट्रेड्स जानने हो तो कैंसर के बारे में आप क्या बताएंगे? अगर आप कैंसेरियन हैं, यानी कि आप मून ड्रिवन हैं, तो आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत सुंदर भी होंगे, ठीक है। और 2026 आपके लिए बहुत कुछ ला सकता है। आप देखिए, सबके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत केयरिंग है, और आप चंद्रमा से ड्रिवन है, तो चंद्रमा में ही माँ होती है, ठीक है। तो जो आपके अंदर ट्रेड्स हैं वो हीलर वाले ट्रेड्स हैं, मदरली ट्रेड्स हैं, पर ऐसे लोगों की चिंता सब लोग नहीं करते। ये लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और अपने इंट्यूशन से दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन खुद का भला करना भूल जाते हैं। जी। तो 2026 में इन्हें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। अदरवाइज अगर ये दूसरों के बारे में सोचते रह जाएंगे, तो इनका खुद का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ये अपना भला करें और दूसरों का भला सेकेंडरी नंबर पे करें। दैट्स गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट थिंग। जी, तो सभी कैंसेरियन इस बात का ध्यान रखें। मैम, लियो की अगर बात करें तो लियो के क्या ट्रेड्स होते हैं? तो अगर आप लियो हैं, और अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो लियो का तो साल ही है, ठीक है। अगर आप लियो हैं, तो आप ड्राइव होते हैं सन से। जी। सन की जो एनर्जी है वो वैसे भी बहुत पावरफुल होती है, और लियो जो होते हैं वो शेर होता है, ठीक है। जैसे शेर अगर आ जाएगा तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लियो की खासियत ये होती है कि उन्हें इग्नोर कोई नहीं कर सकता, और ये साल तो उनके छा जाने का साल है। इसीलिए उन्हें बस ह्यूमिलिटी मेंटेन करनी है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज को वो एनकैश कर सके, इस साल बिल्कुल राजा की तरह सोचना है, जो बेस्ट अपना दे सकते हैं देना चाहिए। लेकिन एक और बात है जो इनके लिए खास होगी, कि इस साल ये बहुत पैसा बनाएंगे, लेकिन साल के एंड में इन्हें पता चलेगा कि इनका सारा पैसा खत्म हो गया, ठीक है। ओके। सो ये चीज हो सकती है लियो के साथ में। जी।
और मैम अगले ज़ोडिएक के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, वर्गो के बारे में बताइए प्लीज़। देखिए वर्गो जो होती है एक यंग मेड होती है, ठीक है? यंग ब्यूटीफुल गर्ल का पिक्चर है। वर्गोस बहुत ही प्यारे इंसान होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं और इनका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये लोग बड़े सच्चे होते हैं। आपने सुना होगा राहुल द्रविड़ वाज़ मिस्टर डिपेंडेबल, ठीक है? ये लोग मिस्टर और मिस डिपेंडेबल होते हैं। इनके ऊपर आप बिल्कुल बिना सोचे-समझे भरोसा कर सकते हो। इनकी इंसल्ट कभी नहीं करनी चाहिए। इनके लिए 2026 बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। इस साल ये लोग बहुत अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी आएँगे, लेकिन इन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि चैलेंजेस इन्हें यहाँ पे मैं इनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पीठ पीछे कोई कहीं गड़बड़ ना करे। आपको अपने आँखें और कान खुले रखने हैं और ये साल आपके लिए बहुत रिमार्केबल सक्सेस लेकर आ सकता है अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर लें तो। जी, नाइस। मैम लिब्रा के बारे में मैं जानना चाहूँगी, लिब्रा के क्या ट्रेट्स होते हैं और कैसा साल होने वाला है? अगर आप लिब्रा हैं, तो आप वीनस ड्रिवन हैं अगेन, आप नेचुरली बहुत कैरिस्मेटिक होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनका सॉफ्ट होता है। ये लोग दूसरों से भी बात करते वक़्त और दूसरों से एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि उनसे आराम से बात की जाए। लिब्रा मतलब तराजू, तो ये लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं अपनी लाइफ़ में और बहुत सोच-समझ के डिसीज़न लेते हैं। 2026 लिब्रा के लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है, अगर ये लोग बहुत सोच-समझ के अपनी लाइफ़ में डिसीज़न्स लें, क्योंकि इस बार इनका जो बैलेंस है, वो इन्हें ज़रूर हेल्प करेगा, लेकिन हर तरह से इन्हें सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट को नाप-तोल के ही करें, तभी इनके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ कुछ गलतियाँ भी इनसे हो सकती हैं, तो दे हैव टू बी केयरफुल। जी। मैम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, स्कॉर्पियो के ट्रेट्स के बारे में बताइए। अगर आप स्कॉर्पियन हैं, तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो पानी कम पीते हैं। अब आप ये कहोगे पानी कम पीने का क्या संबंध है? एक्चुअली स्कॉर्पियंस जो होता है ना, वो भी वाटर एलिमेंट ही होता है, ठीक है? ओके। और इन लोगों की टेंडेंसी वाटर एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, ठीक है? तो जैसे जो कैंसर होता है, वो साफ पानी होता है, ठीक है? जो स्कॉर्पियंस होते हैं, इनके अंदर बातें बहुत रह जाती हैं, ठीक है? तो ये लोग ना इनका जो साइन होता है वो क्रैब होता है, देखा आपने? तो ये लोग ना बातों को भूलते नहीं है कभी किसी की भी, ठीक है? तो ये साल इनके लिए जो भी लेकर आ रहा है, उसके लिए मैं उनसे यही कहूँगी कि दिस इज़ नॉट द एंड। 2026 स्कॉर्पियंस के लिए एंड नहीं है। अब जो समय आपके लिए आ रहा है, ये वो समय है जो कोयले का होता है, जब वो तप के हीरा ओके। बन जाता है। जी। तो आप इसे बहुत पॉजिटिवली लीजिए और इसमें आपके साथ जो भी हो रहा है ना, उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझिए और आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? तो कोई टेंशन मत लीजिए, आने वाला समय आपको बहुत कुछ देने वाला है। ये साल ज़रूर आपके लिए टफ हो सकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहना कि टफ है, बट है तो एक्सेप्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी एक टूल है, तो उसे सही तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत सक्सेस मिलेगी। जी। मैम सेजिटेरियस के क्या प्रेडिक्शंस हैं? सेजिटेरियंस आपने वो देखा है धनुष और बाण, ठीक है? तो इनके अंदर ना ड्युअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? बहुत प्यारे लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, पीस लवर्स होते हैं, इन्हें कोई छेड़े ना, तो ये बहुत प्यारे हैं, ठीक है? जी। क्योंकि अगर एक बार गुस्सा आ गया, तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ते और इन्हें कंट्रोल सिर्फ़ एक ही राशि कर सकती है, वो होती है लियो, ठीक है? पर हर बार आपके पास लियो राशि को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो आपके साथ जब भी कभी कोई सिचुएशन होती है 2026 में, तो आपको बड़ी समझदारी से, बड़ी पॉज़िटिविटी के साथ चीज़ों को लेकर जाना है क्योंकि आपको ह्यूमिलिटी रखनी है और जो अपॉर्च्युनिटीज़ आए, उन्हें बाहें खोल के अपनाइए। देखिए, ये साल आपका है। जी, और जैसे ही आपने कहा कि इन्हें कोई छेड़े ना वरना ये नहीं छोड़ते हैं, तो उससे मुझे सबसे पहले कंगना रनौट की याद आई, शायद वो सेजिटेरियन है? आई डोंट वांट टू से नो कमेंट्स क्योंकि वो बहुत आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। जी, चलिए अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ते हैं, कैप्रिकॉर्न के क्या प्रेडिक्शंस? कैप्रिकॉर्न वो लोग होते हैं जैसे कि आपको पता है वो सैटर्न ड्रिवन होते हैं, ठीक है? जी। तो उन्हें उन्हें मनाना, उन्हें पटाना आसान नहीं होता, ठीक है? बड़े ही सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, बड़े ही शांत जीव होते हैं, अगर उन्हें ना छेड़ा जाए तो अच्छा है। वो बहुत प्यारे लोग होते हैं, उनके अंदर एनर्जी भी बहुत होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी लाइफ़ को जीना चाहते हैं, पर हार्ड वर्क के साथ इन्हें अपनी लाइफ़ को लीड करना पड़ता है। 2026 इनके लिए हार्ड वर्क तो लेकर आ रहा है, लेकिन साथ में रिवॉर्ड भी लेकर आ रहा है, तो इस रिवॉर्ड को पाने के लिए इन्हें करना पड़ेगा हार्ड वर्क, तब इनकी लक एक्टिवेट हो जाएगी। जी, चलिए जो हमारा लास्ट सेकंड ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस, उसके बारे में बताइए मैम? अगर आप एक्वेरियन हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही प्यारे इंसान हैं, ठीक है? शनि ड्रिवन राशि होती है ये, ठीक है? तो शनि महाराज इन्हें बहुत तपाते हैं
और उसके बाद इन्हें बहुत कुछ देते हैं। इसीलिए ये लोग बहुत, क्योंकि शनि महाराज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ठीक है? तो वो अपनी राशियों को, जैसे कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, इनको बहुत तपाने के बाद इन्हें कुछ बनाते हैं, ठीक है? और ये साल एक्वेरियंस के लिए बहुत ही खूबसूरत साल है। ये लोग इस साल पैसा भी बनाएँगे, करियर इनका बहुत बूम करेगा, ये बहुत अच्छा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। 2026 इन्हें बहुत कुछ देने आया है, लेकिन क्योंकि ये सन का साल है, तो ये इस साल इनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत माँगेगा, और ये मेहनत ये करेंगे तो इनको डेफिनिटली रिजल्ट्स मिलेंगे। जी। मैम लास्ट ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, इसके क्या प्रेडिक्शंस हैं? मीन, समटाइम्स दे आर मीन ऑल्सो, बट नॉट टू ऑल, सबके लिए नहीं होते, क्योंकि जुपिटर ड्रिवन होते हैं, बृहस्पति महाराज की राशि है, बड़ी ही प्यारी है, बड़े शांत, बड़े प्यारे, बड़े क्रिएटिव काइंड ऑफ लोग होते हैं। आप देखिएगा इनकी उंगलियां भी बड़ी पतली सी सुंदर सी होती हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव थॉट्स रखते हैं ये। इस साल इन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, बस इसी चीज का एक प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज बहुत अच्छा साल है इन लोगों के लिए। ये इस साल में अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं अपने, और सपने देखने भी चाहिए। ये ड्रीमर्स भी होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, और एक स्माइलिंग प्यारा सा फेस होता है इनका। 2026 इनके लिए बहुत ब्यूटीफुल चीजें लेकर आ सकता है। दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट पॉसिबल। जी, नंदिनी जी, हमने सारे ज़ोडिएक साइंस की बात की और मुझे समझ आया कि शायद सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए ये साल अच्छा है, तो कौन से ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और कौन से नहीं, साइन नहीं। है जिनके लिए बहुत चैलेंजिंग आने वाला है? बहुत अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे एरीज़ के लिए बहुत टफ है ये साल, ठीक है? एरीज़ जो है उनके लिए टफ है, और स्कॉर्पियंस के लिए टफ है। जेमिनी के लिए बहुत अच्छा है, और लव लाइफ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जेमिनी के लिए अच्छा है, टॉरस के लिए भी बहुत अच्छा है ये साल, मनी वाइज़, वेल्थ वाइज़, ठीक है? लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वर्गो के लिए बहुत अच्छा है, और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि इस साल की स्टार बनेगी। उनके लिए तो ये कहिए कि बिल्कुल बस कोई बाउंड्रीज ही मत बनाओ, छा जाओ बिल्कुल। आप ये समझिए कि ये लोग अपने बिज़नेस पे बिज़नेस खड़े कर सकते हैं इस साल, मतलब ओके। बहुत मज़ा आएगा। जेमिनी, मिथुन राशि अगर किसी की है, चाहे वो लग्न है, चाहे वो राशि है, बहुत मज़ा आने वाला है। और कन्या राशि को भी लव लाइफ बहुत अच्छी है उनकी। बाकी सब लोगों की देखिए क्या होता है ना, अलग-अलग प्लेसमेंट्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे, कभी ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जी। मैम मैंने कई बार सुना है कि इंसान का बेसिक नेचर कभी नहीं बदलता है, लेकिन मैंने फिर ऐसे भी एग्ज़ाम्पल देखे हैं कि कुछ हादसे हुए तो लोग उन हादसों ने लोगों को पूरी तरह चेंज कर दिया। तो क्या ये भी हॉरोस्कोप का खेल है, इसमें एस्ट्रोलॉजी है या वो चीज़ें पहले से समझ आ जाती है, नहीं आती है, क्या होता है? और क्या सच में इंसान का बेसिक नेचर बदलता है? देखिए, बेसिक नेचर जो होता है वो हमारी हॉरोस्कोप में भी दिखता है, ठीक है? लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बदल जाता है। अब आप इसे ऐसे भी ले लीजिए कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं, किस्मत में होते हैं, ठीक है? जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा हो गया, शादी हो गई, ये प्री डिसाइडेड इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन इन सब का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये आपकी अपनी सोच होती है, और ईश्वर ने आपको ये सोचने की जो शक्ति दी है, वो इसीलिए दी है कि आप अपने कर्मा से अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं, जी। ठीक है? तो किसी हद तक आपकी डेस्टिनी आपकी हॉरोस्कोप से होती है डिसाइड। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, जब आते हैं हम देखते हैं उनकी हॉरोस्कोप और हमें पता चलता है कि इस इंसान के साथ तो ये सिचुएशन होनी चाहिए थी, लेकिन उस इंसान ने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी डिसिप्लिन से उन चीज़ों को सही किया। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, उन्हें मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था दोनों को, कि आपको इस साल फैटी लिवर हो सकता है, जॉइंट्स में फटीग हो सकता है, क्योंकि उनका जुपिटर 8th हाउस में आया था, तो जॉ मुझे दिख रहा था कि उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक को मैंने गाइडेंस दी तो उसने मेरी बात मान ली, उसने वर्कआउट स्टार्ट किया, बॉइल्ड फूड खाना शुरू किया, एंड ही इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरे ने मेरी बात नहीं मानी होगी, तो वो आया तो फैटी लिवर की रिपोर्ट लेकर आया कि मैम अब बताइए क्या करना है? ठीक है? तो ये देखिए, ईश्वर ने जब हमें बनाया है ना, तो हाइट कितनी होगी ये हमारी किस्मत में लिखा है कि हाइट कितनी हो सकती है। लेकिन आप कम खाओ और ज़्यादा खाओ, ये तो आपकी बुद्धि पे निर्भर करता है ना, बिल्कुल। कि आप कितना खाओगे, आप फास्ट फूड खा के अपनी सेहत बिगाड़ोगे, या सही खाना खा के डाइट प्रॉपर लेके आप अपने सिस्टमैटिक तरीके से अपनी लाइफ को लीड करोगे, ये तो आपके हाथ में है ना। जी। मैम कई लोगों को मैंने पैसा अट्रैक्ट करने के लिए या अमीर बनने के लिए काफ़ी रेमेडीज़ करते हुए देखा है। तो क्या ऐसी रेमेडीज़ सच में होती हैं? और अगर होती हैं, तो 2026 में कौन-सी रेमेडीज़ करनी चाहिए कि वो फले? देखिए, रेमेडीज़ होती हैं, बहुत पावरफुल रेमेडीज़ होती हैं, और कई तरह की रेमेडीज़ होती हैं, और अगर वो सही तरीके से की जाएँ, तो वो बिल्कुल काम करती हैं, ठीक है? जैसे 2026 में आपको
लव रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस साल लोगों की लव लाइफ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होगी। हर साल ही होती है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा है कॉम्बिनेशंस की लव लाइफ में डिस्टरबेंस आएगा। तो आप अपनी समझ, कंपैटिबिलिटी डेवलप करने की कोशिश कीजिए और साथ में रेमेडीज भी करिए, ठीक है? जैसे लव लाइफ की रेमेडीज में आप बहुत सारे सीक्वेंसेस फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं, आप रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुछ मंत्र होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप रेड तारा माँ का मंत्र सुन सकते हैं, ठीक है? लाल तारा माँ का मंत्र होता है विच इज फॉर लव लाइफ ओनली, दैट इज ओम तारे तम सोहा, ठीक है? और अगर आपको अपना कार्मिक डेट ठीक करना है तो उसके लिए मेरी फेवरेट प्रेयर है, जरूर सुननी चाहिए, वो होती है हो ओपोनोपोनो प्रेयर, विच एक्चुअली मैग्निफाइज लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। जो 4 लाइन की प्रेयर होती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 चीजें आपकी जिंदगी में, ये 4 लाइंस आपकी जिंदगी में प्यार, माफी, कर्मास, इन सबसे आपको फ्री करेंगी और प्यार बढ़ाएंगी आपकी लाइफ में। जी, मैम हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं और अभी ये भी देखने में आ रहा है कि जो रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स का ट्रेंड है या एक तरह से अपने पार्टनर से अलग होकर दूसरी जगह इन्वॉल्व होने का ट्रेंड है, तो वो बढ़ रहा है। तो क्या इसका भी कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी के? अगर हम पूरे ईयरली की बात करें कि 2026 में तो ये चीज़ ज़्यादा दिखेगी या ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसमें क्या रहता है? दोनों ही बातें हैं, क्योंकि 2026 है कुछ लोगों का। देखिए, एक बात बताती हूँ मैं, 2026 जो है ना, इट इज अ यूनिवर्सल डिटॉक्स ईयर। 2026 में बहुत सारे अननेसेसरी रिलेशंस जाएंगे ओके। और जाने देना चाहिए। जिसको आप अभी तक रेड फ्लैग होने के बावजूद भी टॉलरेट करते जा रहे थे, 2026 उन्हें आपकी जिंदगी से बाहर निकालने आया है और आपको उस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रो के करो या हंस के करो, कर लेना चाहिए, जी। क्योंकि ये साल है कुछ खास, और अगर आपने मान लिया तो आप सुखी हो जाएंगे आगे जाके। जी। मैम जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल जिससे काफ़ी लोग रिलेट करेंगे वो है मांगलिक होने का। अब वो योग होता है, वो दोष होता है, वो भी आप बताइएगा और इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए जो चीज़ें सुनने में आती है कि मंगल की मंगल से ही शादी हो या जो भी चीज़ें हैं, जल्दी कर लेनी चाहिए, लेट करनी चाहिए, ये किस हद तक सही है और अगर सही है तो कौन-सी सही है और कौन-सी गलत है? देखिए, इट्स अ वेरी लवली क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का डाउट है, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, दोष क्या होता है ना, दोष एक नेगेटिव वर्ड है, जी। तो क्यों ना हम इसे योग कह दें, ठीक है? करेक्ट। तो जैसे कालसर्प दोष नहीं, योग कहना चाहिए। रीजन ये है कि कई लोगों के लिए कालसर्प बहुत पैसा भी लेकर आता है। हर किसी का कालसर्प डिजर्व नहीं करता कि उसकी पूजा करा के उसे सेटल कर दिया जाए, ठीक है? इसी तरह से मांगलिक योग भी एक योग होता है, जिसका मतलब होता है कि 75% जो लोग होते हैं ना, वो मंगल मंगल ड्रिवन होते हैं। मांगलिक योग एक बहुत प्यारा योग है। वो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा फेरोशियस और बहुत ज्यादा गो गेटर बनाता है। देर इज नो प्रॉब्लम इन बिकमिंग अ मंगल ड्रिवन पर्सन या मांगलिक होने में। अब बात आती है कि क्या शादी मंगल वाले इंसान की मंगल वाले इंसान से ही होनी चाहिए? ये उस जमाने की बात थी जब पहले के जमाने, देखिए क्या होता है कि जो मार्स ड्रिवन लोग होते हैं ना, मांगलिक लोग होते हैं, खास तौर पे मेन की बात करें, तो वो उस जमाने में उनकी सेक्स ड्राइव बहुत हाई होती थी। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी लड़की से उनकी शादी हो जाए जो मांगलिक नहीं है, जो उनके पावर को टॉलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि तब इतने सारे टूल्स नहीं थे, इतनी जी। सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी, करेक्ट। तो दे यूज टू एंड अप गेटिंग प्रेग्नेंट अगेन एंड अगेन। इसकी वजह से ये होता था कि वो नहीं टॉलरेट कर पाती थी उनकी बॉडी, और इसीलिए शी यूज्ड टू डाई एट टाइम्स, जिसकी वजह से ये प्रथा, ये मान लिया गया, ये मिथ चल पड़ा कि मंगल के अलावा अगर किसी की शादी हो जाएगी नॉन मांगलिक से, मांगलिक की, तो वो मर जाएगा, ठीक है? हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है? अगर आप मंगल शांति करा लेते हो या एक सर्टेन एज के बाद, जैसे 27 के बाद बोलते हैं कि मंगल मांगलिक जो होते हैं उनकी शादी हो जानी चाहिए या उसके बाद ही होनी चाहिए, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसको लेकर कोई मिथ की जरूरत नहीं है। अगर आज की तारीख में, तो मुझे लगता है हर किसी को पैशनेट होना ही चाहिए, ठीक है? तो इस मिथ का कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट एग्री विथ इट। हाँ, मंगल शांति करानी है, गुस्सा बहुत आता है उसके लिए, तो जरूर कराइए, वो भी मंगलनाथ पे जाके। जी। और मैम अगर एक ओवरऑल शादियों को लेके बात करें, तो ऐसा मैंने अभी काफ़ी लोगों से सुना है कि जिनको भी शादी करनी है 26-27 में कर लो क्योंकि 28 सिंहस्थ का साल है। और ऐसा भी सुना है कि 2016 क्योंकि सिंहस्थ का था तो बहुत शादियाँ टूटी है। तो क्या ये सच है और अगर सच है तो क्यों सिंहस्थ के साल में शादियाँ नहीं की जाती हैं?
देखो ऐसा होता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं बड़े सारे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं इस साल की बात कर लेती हूँ। इस साल में 2026 जो होता है, इस साल में बहुत सारी शादियां टूटेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2026 एक डिटॉक्स ईयर है, जो नीडेड नहीं है, वेदर इट इज बिजनेस, वेदर इट इज करियर, जॉब, रिलेशनशिप या इवन लव लाइफ या शादी, ठीक है। ये सारे जहां भी जो भी गलत है ना, वो सब हट जाएगा, क्योंकि राजा आता ही इसीलिए है कि वो सारी चीजों को ठीक कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये साल में वैसे भी बहुत सारे ब्रेकअप्स होने वाले हैं, शादियां इस साल भी टूटेंगी, और शादियां हर साल टूटती हैं, जी। ठीक है। तो ऐसी किसी चीज को लेकर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अजम्पशन रखना चाहिए। ये सब वो बनाने वाली चीजें होती हैं, जिन लोगों को अपनी बेटियों को बेटों को जल्दी जल्दी शादी करानी होती है, वो लोग भी कहते हैं ऐसी बात है। करेक्ट। तो दैट्स, देखो वैसे भी शादी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। Correct. जब आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और मॉरली प्रिपेयर्ड हो तभी करनी चाहिए। 2026 में ऐसी कौन सी मिस्टेक हो सकती है जो लोग अननोइंगली कर दें लेकिन वो उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम दे जाए? रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रही हूँ मैं। रिलेशनशिप में बहुत केयरफ्री होना बहुत गलत बात है, ठीक है। आप अगर अपने पार्टनर को लेकर बहुत केयरफ्री हो रहे हो, या केयरफ्री सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि आप उसको लेकर केयरफ्री हो रहे हो, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है। जी। क्योंकि अभी अभी एक रिसर्च आई थी जो बड़ी बड़ी बुरी बात है कि इंडिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नंबर 2 पे आ गया है, विच इज अ वेरी बैड थिंग, ऑब्वियसली। ठीक है। तो अगर आप इस तरह कर रहे हो, तो आप खुद ही सोचो कि आप अपने प्लानिटरी पोजीशंस को कितना खराब कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उसको रिलेशनशिप की तरफ तो मत ले जाइए कम से कम, ठीक है। ये गलती इस साल लोग बहुत करने वाले हैं, जो करते हैं, पर अब ये पिछले साल से बहुत बढ़ गया है। जी। और क्योंकि ये 2026 का और जस्टिस का साल है, तो इस साल बहुत सारे लोगों का नकाब भी हटेगा। जी। मैम, जैसे अभी आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बताया कि इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है, तो क्या ये चीज़ भी आप अपने हॉरोस्कोप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं शादी के पहले ही? क्या ये एस्ट्रोलॉजी से संभव है कि ये व्यक्ति तो करेगा ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी के हॉरोस्कोप देखते हो और उसमें वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वीनस के साथ अगर आपका वीनस पीड़ित है, ठीक है? जी। तो ऐसे में बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि उस इंसान का, अब सारों के लिए नहीं होता है क्योंकि और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं, सब एक दूसरे के पार्टनर पे डाउट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अगर किसी का वीनस राहु होता है, तो ऐसे में उस इंसान का, जैसे वीनस राहु भी होता है, वीनस केतु भी होता है। अब वीनस केतु एक अलग ही टेंजेंट है, क्योंकि वीनस केतु जिसका होता है उसकी लव लाइफ अच्छी नहीं होती, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पोटेंट समटाइम्स, ऑब्वियसली विद अदर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। लेकिन वीनस राहु जिसका होता है, तो इसके काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि या तो उस इंसान की लव मैरिज होगी, अगर लव मैरिज हो गई तो इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो इंसान रुक जाएगा, इसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें होती हैं जिसको देखकर हमें समझ में आ जाता है हॉरोस्कोप में कि इस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं। और साथ ही साथ शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शादी के पहले इसने कुछ किसी और के साथ, किसी मैरिड पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आया है, या कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, सब कुछ पता चल जाता है। जी। और मैम, जैसे हम प्लैनेट्स के द्वारा कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि हम पूरी तरह से ही अपने प्लैनेट के कंट्रोल में हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी का सुना था कि अरे उसको पर्टिकुलरली उस पर्सन को चांडाल दोष है, तो अब वो कितना भी गुस्सा करे हम उसे कह नहीं सकते क्योंकि ये तो उसके ग्रह उससे करवा रहे हैं। तो क्या ऐसा करके चीज़ों को कवर किया जा सकता है या फिर क्या ये चीज़ें सच है? ऐसा ही करते हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि किसी की राहु की दशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है या कोई भी, मतलब अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, कुछ भी चल रही है। अब इस चीज के अंडर में कवर करके एक कमजोर इंसान बैठ सकता है कि मेरा तो ऐसे ही समय चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का गुरु चांडाल योग है या कोई और अंगारक दोष है या बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने एफर्ट्स तो मत डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, पर गुस्सा आपके कंट्रोल में तो है। जी। आप तो कंट्रोल कर सकते हो अपने गुस्से को। इसके शेल्टर में छुपना गलत है, एस्केप करना गलत है। इस तरह से पैटर्न को पकड़ के बैठना गलत है कि मेरी तो कुंडली में ही ये दोष है। ऐसा नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में नहीं होती वो चीज़ें, फिर भी वो उस चीज़ को करके दिखा देते हैं अपने एफर्ट से। जी। क्योंकि तब आते हैं आपके कर्म, जो कि ईश्वर ने आपको दिए हैं।
जी। मैम मैंने कई लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो लोग कुंडली नहीं देखते, उनकी फिर भी या तो शादी चलती है या टूटती है, और इंडिया में भी अब यही होने लगा है कि आप लोग कुंडली मिला रहे हो, फिर भी या तो शादी चल रही है या टूट रही है। तो इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि कुंडली देखने पर भी और ना देखने पर भी शादियाँ टूट रही है? देखो, पहली बात तो ये कि कई लोग मेरे पास आते हैं जो किसी को कुंडली दिखा के आते हैं, ठीक है? जी। आई क्लेम कि आप मेरे पास आए हो, आप मुझे एक भी शब्द मत बताओ अपने बारे में, मैं आपकी कुंडली देख के ही बता दूँगी कि आपकी लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है और वैसे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के थ्रू देखना पड़ता है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता, तो ऐसे में भी हम उसकी कुंडली देख सकते हैं। जी। तो अगर आप किसी को कुंडली दिखा लो और सही इंसान को दिखा लो, तो वो आपको पहले से ही बता देगा ना कि आपकी आने वाली लाइफ में ये होने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होने वाली है, पर उनकी रेमेडीज भी तो होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का राहु है 7th हाउस में, तो ये पहले से ही पता होता है कि उस इंसान का या तो वो खुद चीट करेगा या उसका पार्टनर उसको चीट करेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ठीक है? अब हम उसकी रेमेडी पहले ही करा दें, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि ये चीज़ टल जाए। जैसा कि मैंने कहा कि ये होता है कि आपकी, जैसे आपने कहा कि फॉरेन के लोग कहते हैं या इंडिया के लोग आजकल कहने लग गए, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि हम पहले ही बता सकते हैं आपको कि आपके साथ ये हो रहा है या होने वाला है? जी। अब अगर उनकी अभी ऐसे लोगों के केस में पता है क्या होता है? ऐसे लोगों के केस में ना उनकी कुंडली उनको ड्राइव कर रही है, ओके। और अगर आपने मुझसे कंसल्टेशन ले ली, तो आपने अपने प्लैनेट्स को अलाइन करना सीख लिया। आपकी तरफ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप एक छतरी लेके खड़े हो गए, अब आपके ऊपर जो गिरने वाला था वो डायरेक्टली नहीं गिरेगा, कुछ छींटे तो गिरेंगे, जी। लेकिन या आपको कोई टक्कर लगने वाली थी, तो वो जितनी बड़ी लगने वाली थी, थोड़ी कम हो गई। ये बेनिफिट होता है। ये होता है, उनकी कुंडली में लिखा होगा, जिसकी कुंडली में अच्छी होगी, नहीं दिखाई, तो शादी चल गई। लेकिन अगर जिसकी कुंडली अच्छी नहीं है और उसमें कोई प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं मतलब सॉरी, कुंडली सबकी अच्छी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसकी शादी अच्छी चलेगी ना। अब ये हम इस चीज़ को रेफर नहीं कर सकते ऐसे कि उसकी अच्छी चली तो मेरी भी अच्छी चलेगी और मेरी अच्छी चली तो उसकी भी अच्छी चलेगी, सबकी अपनी-अपनी कुंडली होती है। जी। मैम एक सवाल और मेरे माइंड में है कि क्या कुंडली का इष्ट देव से भी कोई कनेक्शन होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की कुंडली के हिसाब से उसे कहा जाए कि आप गणेश जी की आराधना करें, पर पर्टिकुलरली वो पर्सन भोलेनाथ की तरफ या विष्णु जी की तरफ ज़्यादा ड्रिवन है। तो क्या इसमें भी कुछ क्लैशेस हो सकते हैं या ये चीज़ मतलब चल जाएगी? क्या होता है इस केस में? नहीं, आप बिल्कुल देखिए, अगर मान लीजिए कि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और आपकी कुंडली में देख के मुझे पता चल रहा है कि राहु 5th हाउस में है एग्ज़ाम्पल, और ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप बटुक भैरव की साधना कीजिए या आप नरसिंह भगवान की साधना कीजिए। तो इसमें क्लैशेस वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है ना। जी। अब आप इष्ट देव का नाम कुछ और ले लीजिए, तो आप जिनको मानते हैं, उनके साथ अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि जैसे आपने भगवान भोलेनाथ का नाम लिया, ठीक है? और मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके लिए ये वाले भगवान जल्दी हेल्प करेंगे, ठीक है? तो आप उनका नाम भी ले लो ना, इसमें क्लैश वाली तो कोई बात नहीं है। करेक्ट। दिस इज़ द मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जी। दैट्स ऑल। 2026 को देखते हुए अगर आपको लोगों को कोई मैसेज देना हो रिगार्डलेस ऑफ एनी ज़ोडिएक साइन कि हर लोग ये रेमेडी कर लें या इस तरह से रहें, तो वो क्या साइन होगा? लव लाइफ से रिलेटेड भी, रिलेशनशिप की जब हम बात करें तो, और करियर वाइज़ भी? देखिए, ओवरऑल तो मैं सबके लिए यही कहूँगी कि आप फीडिंग के उपाय कीजिए। बेज़ुबानों के लिए अगर आप कुछ भी करेंगे, जैसे बर्ड्स के लिए, जैसे डॉग्स के लिए, अगर आप कुत्तों की सेवा करेंगे, आप कोड़ियों की सेवा करेंगे, आप बेज़ुबानों की मदद करेंगे किसी भी तरह से, एटलीस्ट आप उन्हें हर्ट तो मत कीजिए, ठीक है? जैसे कितने सारे वीडियोज़ आते हैं कि कुत्तों को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, आप नॉन-वेज खा रहे हो, ये मत करो आप कम से कम, ठीक है? क्योंकि ये 2026 का साल है और राजा का साल है और राजा की नज़र सब पे होती है और राजा बहुत जस्टिफाइड होते हैं, ठीक है? तो आप बेज़ुबानों की सेवा कीजिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी-सी कहावत है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तो होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। तो भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है हाथ-पैर के साथ, दिमाग के साथ में और रिसोर्सेज़ के साथ में। तो आप नेचर की सेवा कीजिए, बेज़ुबानों की सेवा कीजिए। आप ऑटोमैटिकली ही देखोगे कि आपकी लव लाइफ़ भी स्टेबलाइज़ हो रही है और आपकी करियर भी स्टेबलाइज़ हो रहा है। अब ये तो रेमेडी की बात हो गई। बट अगर हम सेंसिबल तरीके से सोचें एज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है। अगर आप एक सही कंपैटिबल तरीके से चीज़ों को देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ खराब तरह से बिहेव कर रहा है, जी। तो आपको रेड फ्लैग को पहचानना आना चाहिए और ग्रीन फ्लैग को आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए। जी। ठीक है? तब जाके आपकी लाइफ़ सही तरीके से, सही डायरेक्शन में बढ़ेगी। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2026 में अगर कोई बहुत पैसा कमाना चाहता हो, खूब अमीर बनना चाहता हो, तो क्या ऐसी कोई रेमेडी है जो वो कर सकता है?
देखिए 2026 के लिए स्पेशली ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव रहेगी और ये हर राशि का इंसान कर सकता है। ये रेमेडी आपको करनी है अमावस वाले दिन, ठीक है? जी। इसमें आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, एकदम फ्रेश नया तांबे का लोटा खरीद के आइए और अमावस वाले दिन नहीं खरीदना है, किसी भी और सैटरडे को भी नहीं खरीदना है, किसी और दिन खरीद लीजिएगा, ठीक है? और ये खरीद के आप लाइए और इसमें आप डालिए थोड़ी-सी काली हल्दी और गोल्ड का एक टुकड़ा, किसी भी रूप में, ठीक है? और उसे पीले रंग के कपड़े से कवर कर दीजिए और पीले रंग के धागे से बांध दीजिए और 12 बजे के पहले आप इसे अपने घर के वेस्ट में रख दीजिए। जी। ठीक है? या अगर आपका जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको वेस्ट का समझता नहीं है, तो आप इसे अपने टेम्पल में भी रख सकते हो। ठीक है? ये वो रेमेडी है जो आपके लिए गोल्ड, अब आप कहोगे गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी ये गोल्ड या सिल्वर या पैसे के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आप इसे स्थापित करिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा रहा। जी, और ये हर अमावस्या को करना है? नहीं, सिर्फ एक बार, ओनली वन्स और आप इसे करके पूरे जीवन में मतलब एक बार करके आप उसे छोड़ दीजिए। ओके। ठीक है? आपने वो लोटा लिया, उसमें काली हल्दी डाली, गोल्ड का एक टुकड़ा डाला और अब आप भूल जाओ। जी। मैम, ये तो हुई पैसों की बात, और अगर किसी को अपना बिज़नेस बढ़ाना है या अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप बहुत बेहतर करनी है, तो क्या इसके लिए भी कुछ सेपरेट रेमेडीज़ हैं? हाँ, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जैसे लड़के होते हैं जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो या तो अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से, मदर से भी करवा सकते हैं, ठीक है? आप ना अगर दुर्गा माता को श्रृंगार का पूरा सामान शुक्रवार को चढ़वा देते हो, तो आप देखोगे कि आपका बिज़नेस बहुत फ्लरिश करेगा। ठीक है? और उसके अलावा हरी मूँग की दाल वाला उपाय जो आप मरकरी को ठीक कर सकते हैं, पक्षियों को ज़रूर डालना शुरू कीजिए, ये खुद करिए, ठीक है? और उसके साथ-साथ अगर आप चाहते हो कि लव लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी हो जाए, वेदर वो ब्रेकअप है, रिकन्सिलिएशन है, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है या मैरिड लाइफ़ में भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करिए कि आप खुद जाके या अपनी मदर से या अपनी वाइफ़ से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जाके खुद माता पार्वती को फ्राइडे वाले दिन श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। अगर आप माता पार्वती को चढ़ाएँगे, तो लव लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, मैरिड लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, लड़का नहीं मिल रहा तो लड़का मिल जाएगा और अगर आप दुर्गा माता को चढ़ाएँगे, तो आपका बिज़नेस फ्लरिश करेगा। मैम, एक और सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो लव लाइफ से रिलेटेड ही है, कि अगर किसी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसे अपनी फैमिली को मनाना है, तो क्या उसके लिए कोई रेमेडी है? इसके लिए भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपको माता पार्वती को जाकर गुलाब के फूल और उसमें कपूर रख दीजिए और 5 शुक्रवार को आप ऐसा कीजिए कि गुलाब के फूल और अगर आप कोई चुनरी या फिर कुछ सामान ले सके मेकअप का, अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे, एक कपड़े में ले लीजिए लाल रंग के और जाके माता जी को चढ़ा दीजिए विद दिस इंटेंट, इस इंटेंशन के साथ आप उनको प्रे कीजिए कि मेरे घरवाले मान जाएँ, तो वो मान जाएँगे। जी, थैंक यू सो मच मैम।